Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So हम क्लास 10th के टॉपिक्स को क्या कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, सो हम लोगों ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा था, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करा था. हमने क्या करा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कवर कर लिया था पिछले सेशंस में. ऑलराइट, एंड हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में भी पता कर लिया था. नेक्स्ट इज जो टॉपिक हमारा अगला होने वाला है वो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज द स्पीशीज दैट वी आर इंटरेस्टेड इन आर human beings. Okay, so we are going to talk about the human reproductive system in this session. All right, तो जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इन ह्यूमंस, वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे, पॉजेस करेंगे, तभी तो रिप्रोडक्शन क्या है कि आगे बढ़ पाएगा. ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज जो है वो हम बात करेंगे ग्रोथ की, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इन द सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. ऑलराइट, सो हमने गौर किया होगा कि ग्रोथ होती है, हर ऑर्गेनिज्म की होती है. ऑलराइट, जो बच्चा होता है उसकी हाइट इंक्रीज होते होते वो अडल्ट हो जाता है. ऑलराइट, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रो करती हैं, ग्रोथ में अपना जो है वो काम करती हैं. ऑलराइट, सो किस टाइप की ग्रोथ की हम बात करें, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ. सो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो बॉयज एंड गर्ल्स में डिफरेंट होती है. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल इन बॉयज एंड इन गर्ल्स जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी हम बात करते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन हाइट. ऑलराइट, ये जो है ये कॉमन कैरेक्टर है. अब ये जो ग्रोथ होती है ये एक सर्टेन एज पे आती है, जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज पे ही जाकर के आती है. ऑलराइट, सो ये जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है ये किसी रिप्रोडक्टिव एज पे ही आएगी. ऑलराइट, सो जो रिप्रोडक्टिव एज है वो बॉयज के लिए क्या हो सकती है, 13 to 15 हो सकती है, 16, 18 तक हो सकती है. एंड इन गर्ल्स जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी थोड़ी सी पहले आ जाती है बॉयज से. ऑलराइट, जैसे कि 11-12 ईयर्स तक आ जाती है. ऑलराइट, तो हम सबसे पहले बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, साइन करते हैं, जो कि दर्शाते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअल मैच्योरिटी या फिर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ चुकी है. ऑलराइट, तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में ही जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं. तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन. सो द फर्स्ट थिंग इज द कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर, first is hair growth in the armpits or appearance of genital hair. Okay, जो pubic area में होती है वो hair growth होने लगती है. hair growth कैसी होती है, thick hairs की growth होने लगती है. तो this is the first sign of sexual maturity or reproductive maturity. Next is pubic area starts to darken. जो pubic areas होते हैं या जो sensitive areas होते हैं body के, उनकी skin क्या हो जाती है, dark हो जाती है. Alright, next क्या है, the skin starts to become oily. In boys and in girls both में क्या होता है कि जब मैं हर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, सबकी जो है बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सबके सिम्टम्स अलग होंगे एंड सबके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी अलग हो सकते हैं. किसी ऑर्गेनिजम्स की क्या होगी, स्किन ऑयली हो जाएगी, किसी बॉयज की, किसी गर्ल्स की क्या होती है, स्किन ऑयली हो जाती है जैसे ही वो 12 और 13 की एज तक पहुंचते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स. एंड चूंकि स्किन ऑयली हो जाती है तो किन्हीं बॉयज में या फिर किसी गर्ल्स में भी होता है ये कि पिंपल्स की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है. ऑलराइट, सो दीज आर नथिंग बट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है. अब हमने इसमें क्या बात की कि जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं बोथ बॉयज में एंड
गर्ल्स में। अब हम लोग अलग अलग करके बात कर सकते हैं कि बॉयज में क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं एंड गर्ल्स में क्या होते हैं। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। वो कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को दर्शाते हैं, किनमें, फीमेल्स में। फर्स्ट इज द ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेस। जो ब्रेस्ट होते हैं, जो चेस्ट का साइज होता है वो इंक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। नाउ व्हाट इज दिस मेंस्ट्रुएशन, इसके बारे में हम लोग अगले सेक्शंस में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। ओके, नेक्स्ट इज द स्किन ऑफ द निपल स्टार्ट्स टू डार्कन। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में बताया कि जो सेंसिटिव एरियाज होती है उनकी स्किन क्या होती है, डार्कन होने लगती है, डार्क होने लगती है कलर में इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल स्किन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉयज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। इन मेल्स देखेंगे हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स। थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस। ओके, जो मेल्स में होती है वो थिक हेयर ग्रोथ होने लगती है, कहाँ पे, फेस पे। प्यूबिक एरियाज में भी होती है, आर्मपिट्स में भी होती है, बट मेंस में क्या होता है, मेल्स में क्या होता है कि फेस पे भी एक थिक हेयर की ग्रोथ होने लगती है। नेक्स्ट इज वॉइस बिगिंस टू क्रैक। आपने ध्यान दिया होगा कि किन्हीं बॉयज में, जो आपके क्लासमेट हैं या फिर आपने किसी में भी ध्यान दिया होगा कि वॉइस जो है वो अचानक से चेंज हो जाती है एक सर्टेन एज के बाद, यानी कि 12 to 13 या 14 भी हो सकता है किसी किसी का। इस एज के बाद वॉइस चेंज होने लगती है, बॉयज की वॉइस क्या करती है, क्रैक करने लगती है। सो दिस इज अ साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। नेक्स्ट इज द penis size increases occasionally and becomes erect. Okay, the penis size जो है वो boys में increase हो जाता है and it starts to become erect. Alright, so next हम लोग देखने वाले, ये तो हमने देखा कि secondary sexual characteristics males और females में क्या होते हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि ये secondary sexual characters आते कहाँ से हैं, कौन से हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बोथ इन मेल्स एंड इन फीमेल्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें अगर रिप्रोडक्शन करना है तो कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होने जरूरी हैं। ऑलराइट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, हर टिश्यू का अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या जरूरी है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होने जरूरी है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये क्या क्या कंटेन करता है हम लोग देख लेते हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ वास डिफरेंस, अ पेनिस एंड एन एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्या क्या होता है इसमें, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ओके, पेयर मतलब कि दो। ऑलराइट, दो एंड अ पेयर ऑफ वास डिफरेंस यानी कि दो, अ पेनिस एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स यानी कि जो कि अपने हार्मोनल सिक्रेशन या फिर अपना फ्लूइड सिक्रेशन जो है वो सिक्रीट करते हैं, किसमें, जो फ्लूइड एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू द पेनिस। ओके, नेक्स्ट इज द मेल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स इज टेस्टोस्टेरोन। मैंने आपको बताया था कि हमें पता लगाना है कि कौन सा हार्मोन कैरेक्टर्स के लिए, इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इन मेल्स कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इन मेल्स इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है testosterone, and the testosterone is also responsible for the production of sperms in male. Alright, so ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। जो स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है वो इनिशिएट कहाँ होती है, टेस्टीज में। टेस्टीज इज लोकेटेड outside the body in a sac like structure. Okay, sac like structure में testes located होती है outside the body which is called scrotum. scrotum के अंदर में क्या होती है, testes located होती है। अब ये बॉडी से बाहर क्यों होती है, बाहर क्यों लोकेटेड होती है, क्योंकि स्पर्म्स के फॉर्मेशन को क्या चाहिए होता है,
बॉडी से, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कुछ 1-2 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ऑलराइट, सो इसीलिए टेस्टिस बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज अ पेयर ऑफ वर्स डिफरेंस। अब इनका क्या काम होता है? जब स्पर्म फॉर्मेशन हो गई, कहाँ पे? टेस्टिस में हो गई स्पर्म्स फॉर्मेशन। ऑलराइट, अब ये स्पर्म्स कहाँ से ट्रैवल करेंगे? वर्स डिफरेंस के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ तक जाएंगे? ये पेनिस तक जाएंगे, यूरेथ्रा तक जाएंगे। ऑलराइट, तो ये जो यूरेथ्रा हुआ ये कॉमन पैसेज हो गया, किसके लिए हो गया कॉमन पैसेज? यूरिन के लिए भी हो गया एंड स्पर्म्स के लिए भी कॉमन पैसेज हो गया। ऑलराइट, अब इस रास्ते पे जो वर्स डिफरेंस के थ्रू स्पर्म्स आएंगे तो इस रास्ते पे क्या होगा कि एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हैं, यानी कि कौन कौन से एक्सेसरी ग्लैंड? पोस्ट्रेट ग्लैंड है। ऑलराइट, तो पोस्ट्रेट ग्लैंड भी एक एक्सेसरी ग्लैंड है एंड सेमिनल वेसिकल भी एक एक्सेसरी ग्लैंड है। तो जब वर्स डिफरेंस से स्पर्म्स ट्रैवल करते करते आएंगे तो इस जगह पे, इस पॉइंट पे क्या होगा? सेमिनल वेसिकल एंड पोस्ट्रेट ग्लैंड्स भी अपने सिक्रीशन इसमें डाल देंगे। अब इनके सिक्रीशंस का काम क्या है? ऐसे भी तो स्पर्म्स जा सकते हैं। ऑलराइट, तो इनके सिक्रीशन का काम क्या है कि ये एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कर देगा, किसको? स्पर्म्स को, विच विल हेल्प देम टू स्विम। ऑलराइट, अब जो स्पर्म्स हैं उनको एक फ्लूइड मीडियम मिल गया, किसके लिए? स्विम करने के लिए। किसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जो क्या है? स्विम करने के लिए एंड किसके लिए? ल्यूब्रिकेशन के लिए भी एक मीडियम मिल गया। एंड एक फंक्शन क्या है? और ये क्या करते हैं? जो सेमिनल वेसिकल की और जो पोस्ट्रेट ग्लैंड की सिक्रीशंस होती है, ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, सो ये सारी बात थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि स्पर्म्स कैसे कैसे ट्रैवल करते हैं, कहाँ स्पर्म फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज आर फीमेल reproductive system. Alright, so moving on to the next slide. Okay, तो हम लोग अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपने अपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। ऑलराइट, सो हम इसके बारे में फिर से एक बार बात कर लेते हैं थोड़े से डिटेल में। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जहां की एग का फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, वो क्या है? पेयर ऑफ ओवरीज, यानी कि 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। अ पेयर ऑफ फलोपियन ट्यूब्स या फिर ओविडक्ट भी आप कह सकते हैं, वो भी क्या? 2 प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, तो ये जो ओवम की फॉर्मेशन होती है, जो एग की फॉर्मेशन होती है, वो कहाँ पे होती है? ओवरीज में होती है। ऑलराइट, एंड जब ये एग फॉर्मेशन हो जाती है तो ये एग्स ट्रैवल किस पाथ से करते हैं? फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हैं। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रैवलिंग पाथ क्या था? वॉस डिफरेंस था। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स है या फिर ओविडक्ट भी हम कह सकते हैं। ऑलराइट, यूट्रस, यूट्रस जो है ये बॉडी पार्ट है, जो बीच का पार्ट है, जो मेन बॉडी है, वो क्या है? यूट्रस है, जहां की एम्ब्रियो क्या होता है? इम्प्लांट होता है, किसके बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद। ऑलराइट, एंड जो यूट्रस है यही एम्ब्रियो को सारा न्यूट्रिशन एंड जो भी उसकी मदर से, उसके मदर के ब्लड से एम्ब्रियो को मिलेगा, ये सारी चीजें कौन ट्रांसफर करेगा? यूट्रस ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट इज सर्विक्स एंड वेजाइना। तो ये जो वेजाइना है ये क्या फॉर्म करेगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म करेगा। एंड जो वेजाइना है वो किस काम में आएगा? फर्स्ट इज तो चाइल्ड बर्थ के लिए काम में आएगा एंड इट विल रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ऑलराइट, रिसीव द स्पर्म्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर वेजाइना का हमें क्या हुआ? मल्टीपल फंक्शन देखने को मिला। ओके, हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। दीज आर द ओवरीज, ये जो 2 हैं ये ओवरीज हैं जहाँ की एग का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट,
अब ये जो एग का फॉर्मेशन है ये कैसे होता है, कब होता है? जब भी एक गर्ल चाइल्ड की बर्थ होती है तो वहां पर क्या होते हैं, ओवरीज में क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, अब जब कोई गर्ल अपने रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाएगी, यानी कि 13-14 ईयर्स की हो जाएगी, उसमें रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ जाएगी, तब क्या होगा, एक एक करके हर मंथ जो क्या होंगे, एक एक मैच्योर एग दोनों ओवरी से ऑल्टरनेटिवली क्या होंगे, पास ऑन होंगे टू द फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट मंथ क्या हुआ कि इस ओवरी से एक ओव्यूलेशन हुआ, एक एग पास ऑन हुआ फैलोपियन ट्यूब से, तो नेक्स्ट मंथ क्या होगी कि इस ओवरी से एग पास ऑन होगा कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब पे। ऑलराइट, एंड ये साइकिल चलता रहेगा हर मंथ। हर मंथ क्या होगा, एक मैच्योर एग जो है वो कहाँ से ओव्यूलेशन होगी, ओवरीज से। ओके, जो ओव्यूलेशन होती है वो हम एग रिलीज को कहते हैं। ओके, एग रिलीज को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। ओके, तो ये जो है ओव्यूलेशन फर्स्ट मंथ यहाँ से हुई अगर, तो नेक्स्ट मंथ यहाँ से होगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ यहाँ से होगी, फिर उसके नेक्स्ट मंथ, ये साइकिल ऑल्टरनेट वे में चलता रहेगा। ऑलराइट, अब जो क्या होगा कि फैलोपियन ट्यूब में ओवम आ गया, एग आ गया फैलोपियन ट्यूब से। अब क्या होगा, अगर स्पर्म्स अवेलेबल है तो एग की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, एंड जब एग एक सेल्स का मास बन जाएगा, बॉल टाइप का बन जाएगा, तब क्या होगा, वो यहाँ यूट्रस में आकर के इम्प्लांट हो जाएगा। यहाँ यूट्रस में आकर के क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा फॉर इट्स फर्दर डेवलपमेंट। अब इम्प्लांटेशन के बाद की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में बात करते हैं। अब जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में इम्प्लांट हो गया। ऑलराइट, एम्ब्रियो क्या है, यूट्रस में इम्प्लांट हो गया। अब तो उसको खाना वाना चाहिए भाई, बड़ा होने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सबसे पहले तो। ऑलराइट, तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, उस एम्ब्रियो को ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होगा? एक टिश्यू होता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। Placenta is a special type of tissue that passes on oxygen, nutrients and excrete out the waste product from the embryo. Alright, अब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा एम्ब्रियो से? ये तो एम्ब्रियो तो मदर के बॉडी के अंदर है, तो क्या होता है कि एम्ब्रियो से वेस्ट प्रोडक्ट ले करके मदर के ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए मदर के बॉडी से। ऑलराइट, तो यही स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं फर्दर डेवलपमेंट में। फीटस का जितने भी दिन डेवलपमेंट होता है, यानी कि 9 मंथ्स होता है, तो 9 मंथ्स यही स्ट्रैटेजी चलती है। ऑलराइट, सो फर्स्ट हम प्लेसेंटा की डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है। इट इज अ स्पेशल टिश्यू विच इज अटैच्ड टू द एम्ब्रियो टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो। ये टिश्यू क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव करता है एंड ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन भी पहुंचाता है किस तक, एम्ब्रियो तक। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले कि कैसा होता है। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू एंड ऑन द मदर साइड आर द ब्लड स्पेसेस विच सराउंड्स द विलाई। विलाई मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले क्लासेस में। विलाई किसे कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं। ऑलराइट, फिंगर लाइक यानी कि कुछ इस तरह के प्रोजेक्शंस होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। अब जो विलाई का होता है वो काम क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना, अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करना, यही काम होता है किसका, विलाई का। यहाँ आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए फूड के अब्जॉर्प्शन के लिए। ऑलराइट, तो ये जो विलाई होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, विलाई आर प्रेजेंट ऑन द
एम्ब्रियो साइड। जिस साइड पे ये प्लेसेंटा जो होता है ये यूट्रस में एम्बेडेड होता है, यूट्रस के वॉल्स में, यूट्रस का जो ऊपर वाला वॉल होता है यहाँ पे प्लेसेंटा क्या है फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड। ऑलराइट, जब इम्प्लांटेशन हो गई तो ऑटोमेटिकली प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है एंड दिस पार्ट फॉर्म्स द umbilical cord for the developing embryo। ऑलराइट, अब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो क्या है, ये वाला साइड जो है ये क्या कहाँ रहेगा, एम्ब्रियो के साइड पे रहेगा। तो इस साइड पे न्यूमरस विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहेंगे फॉर द अब्सॉर्प्शन ऑफ waste material and for the absorption of oxygen and nutrients for the embryo। ऑलराइट, तो यहाँ क्या होंगे, न्यूमरस विलाई प्रेजेंट रहेंगे इस साइड पे एंड उसके पीछे साइड पे यानी कि मदर के साइड पे, जैसे कि मान लेते हैं ऐसे है प्लेसेंटा, तो इस साइड पे क्या है, विलाई प्रेजेंट है बहुत सारा। ऑलराइट, नाउ मदर के साइड पे क्या प्रेजेंट होगा, मदर के साइड से आएंगे ब्लड वेसल्स, यहाँ पर क्या आएंगे, ब्लड वेसल्स आ जाएंगे जो कि क्या करेंगे, इस विलाई को सराउंड करेंगे। ब्लड वेसल्स होंगे तभी तो हमारा अब्जॉर्प्शन होगा, किसमें होगा, ब्लड में ही ना होगा। तो ये जो है मदर का साइड जो है वो ब्लड वेसल्स ट्रांसफर करेगा टू द विलाई। ऑलराइट, ये जो ब्लड वेसल्स है ये मदर के साइड से आ रहे हैं। ऑलराइट, एंड इस साइड में क्या प्रेजेंट होगा, विलाई। होप कि आपको प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वेबसाइट पे आकर के पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कैसे इसे कैरी आउट किया जाता है, क्यों ये होती है। ओके, एंड हम लोग किसके बारे में बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करें, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है एंड हम समराइजेशन करेंगे चैप्टर की। ऑलराइट, अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।